लोग नहीं हंस रहे हैं तो फिर क्या आप स्पॉन्टेनियसली कुछ करते हैं या यू स्टिक टू योर स्क्रिप्ट? आपके जोक्स पे नहीं हंस रहे हैं तो वो ह्यूमिलिएटिंग तो है। कुछ लोग पहले से ही सोच के आते हैं कि हंसना नहीं है। हंसना नहीं है। कितने दिन लगते हैं कोई सेट लिखने में? कितने भी लग सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्टैंड अप कॉमिक करना आसान तो नहीं है, लेकिन क्या उसमें उतना पैसा है? इट इज एक्चुअली आई एम पेइंग मोर टू परफॉर्म फॉर यू देन यू आर पेइंग टू वॉच मी। अपनी फैमिली को बताया कि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक बनने जा रही हूँ, खासकर आपके पेरेंट्स, उन्होंने कैसे लिया? मेरे पापा तो बोले थोड़ा सनक लग रही है मुझे। बेस्ट कमेंट क्या था आपके लिए अभी तक? रिपीट इट अभी। ओ नो 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 मैं रिपीट कर भी दूंगी तो आपको सेंसर ही करना पड़ेगा। हु इज योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक इन इंडिया? अभी मैंने रिसेंटली उसका सोलो देखा तो मैं काफी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई। बहुत सारे स्टैंड अप अपने कंटेंट को क्लीन नहीं रखना चाहते या नहीं रख पाते। यू थिंक कि ये बहुत मुश्किल है या ये जरूरी है? ऑनेस्टली इस समय ऑडियंस हर चीज की है। क्रिटिसिज्म फॉर कॉमिक्स इज फाइन। विमेन स्टैंड अप कॉमिक मेल स्टैंड अप कॉमिक्स के मुकाबले कम है, ऐसा क्यों? एमबीए में तो बिगड़ जाती हैं लड़कियां। अभी आपको फ्रीडम मिल गया, कम है क्या? अब आपको पैशनेट भी होना है। कोई ऐसा है जिसके ऊपर जोक करना बहुत मुश्किल है? रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सब मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हाउ कैन यू क्रैक अ जोक बीइंग अ मदर लाइक दिस? आई डोंट थिंक दिस इज फनी। वो पहली वीडियो थी, उस टाइम पे मैं ऑनेस्टली तब मैं बहुत घबराई हुई भी थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको रिलीज करने की। कुछ लोगों ने तो मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज में रेप थ्रेट्स की, इसके साथ तो ये होना चाहिए, ये कैसी माँ है, वो गाली दिए बिना बात ही नहीं कर सकती। मैं तो चाह रही हूँ कि तुम नहीं हंसोगे तो मुझे पता चलेगा ना। और जेन्युइन रिएक्शन इज अ प्रिविलेज फॉर मी। सडनली इट वाज सो हैवी फॉर मी क्योंकि हम तो नहीं रुकने वाले। कॉमेडी छोड़ूंगी तो आई फेल्ट लाइक आई दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो देखा आपने, हंसने गुदगुदाने के सफर पर मेरे साथ आज है रूपाली त्यागी, एक बहुत ही जानी मानी स्टैंड अप कॉमिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका रूपाली हमारे शो 1 to 1 विद रिचा ऑन वन सोशल में। थैंक यू सो मच रिचा, वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो रूपाली, हम सब ने जॉब्स की हैं और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। एचआर से सबका सामना होता है। एचआर के लोग कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कॉमिकल नहीं होते। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन एचआर टू स्टैंड अप कॉमिक कैसे हुआ? मुझे लग रहा है रिचा आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है एचआर के साथ। आपने शायद उनको हंसते हुए देखा नहीं है कभी। मैंने बट हँसते हुए कम देखा है। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ये बट हँसते हुए नहीं देखा उन्हें। वो हमारा थोड़ा जॉब का प्रोफाइल ऐसा रहता था। अब फनी होते हैं, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, बट अब नहीं, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है डेकोरम। अब कॉम्पनसेशन लेटर देते हुए अगर हंसेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। बट बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि एचआर वाले भी एम्प्लॉयज़ ही हैं। उनकी भी सेम ही समस्याएं रहती हैं जो बाकी सबकी रहती हैं। अगर बाकियों का अप्रेजल 8% हुआ है तो उनका 4% ही हुआ है, वो भी रो ही रहे हैं। तो बट ये है कि उनके अच्छा, अच्छा, हाँ, दूसरों का 8 होता है तो उनका 8 या 10 नहीं होता है? हो भी सकता है, बट कई बार कम भी होता है क्योंकि जो बिजनेस फंक्शंस में रहते हैं जनरली उनको प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड देयर फर्स्ट एंड देन सपोर्ट फंक्शंस। तो वो थोड़ा सा रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? आई एम श्योर ये काफ़ी दिलचस्प रहा होगा कि आपने सोचा कि मैं कुछ अनकन्वेंशनल करूँ। एक स्टैंड अप कॉमिक में आप कैसे तब्दील हुई? बहुत अचानक नहीं हुआ। एक तो कुछ भी इम्पल्सिव कुछ नहीं था और मैंने ऐसा भी नहीं सोचा कि मुझे कुछ अनकन्वेंशनल करना है। बट ये था कि मुझे ये तो लगता था कि कोई वॉइड तो है, कुछ है जो मैं ढूँढ नहीं पाई हूँ। वो बहुत टाइम तक मुझे लगता रहा। और शुरू में हम जिन जगह से आते हैं, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, मैं मुज़फ़्फ़रनगर से हूँ। तो वहाँ से तो हमारा जो मेजर ये रहता है, फ़ोकस रहता है कि कैसे यहाँ से निकलें और कैसे अपना लाइफ़ बनाएँ। कोई जैसे हमारे पेरेंट्स की लैंग्वेज में रहता है ना कि लाइन पकड़ ले बस बच्चा, तो वो ही रहती है पहले तो कि लाइन पकड़ ले, कुछ यहाँ से निकल जाए। तो बहुत साल तो आप सोचते ही नहीं हो, बट फिर आफ्टर अ पॉइंट मैंने इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी भी कुछ तो है दैट आई हैव नॉट फिगर्ड आउट इन माई सेल्फ। और फिर तब तक आई वॉज बाय दैट टाइम मेरी शादी भी हो गई थी, आई वॉज 29। तो तब आपको लगने लगता है कि शायद बस ये फीलिंग ही थी, शायद नहीं है कुछ ऐसा जो मैं कभी ढूंढ पाऊंगी खुद में। बट फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया एक्चुअली 29, व्हेन आई वाज 29। और क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि मैं शायद कुछ स्टेज पे ही करना चाहती हूँ, बट स्टेज पे क्या है वो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा कोई खास टैलेंट भी नहीं दिख रहा था कि मुझे कोई सिंगिंग में बहुत बढ़िया हूँ या डांसिंग में बहुत बढ़िया हूँ। तो मैंने सोचा थिएटर ट्राई करते हैं, शायद मुझे अच्छा लगेगा। डिबेट्स वगैरह मैं बचपन में स्कूल में करती थी। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, 1 डेढ़ साल वो थिएटर किया। फिर वही थिएटर ग्रुप एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज करा रहा था। तो तब मैंने पूछा उनसे कि क्या होता है ओपन माइक। उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था उस समय। उन्होंने बोला हाँ हाँ यूएस में होता है कुछ, तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो फिर मैं चली गई वहाँ पे देखने और लोग अपना मटेरियल कर रहे थे। दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड इट। तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकती हूँ यार। मेरा नहीं है।
सबको ऐसे ही लगता है, जब आप किसी को परफ़ॉर्म करते हुए देखते हो, तो सबको ये लगता है कि ये तो यार क हम भी कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि और यूजुअली मेरी कुछ ना कुछ स्टोरीज़ रेडी रहती थी, क्योंकि मैं कॉलेज में स्टोरी सुनाती रहती थी। तो मैंने अपनी 2-3 वही स्टोरीज़ थोड़ा स्क्रिबल की और मैंने उनसे बोला कि क्या मैं परफ़ॉर्म कर सकती हूँ? उन्होंने बोला 3 मिनट कर लेना। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन स्टेज। फिर जब मैं वहाँ पे गई मैंने कुछ-कुछ बोला, तो मुझे ना लाफ़ मिल गए। हुँ। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो वो जो फीलिंग है उस दिन मैं जब आई हूँ वहाँ से, हुँ। मुझे लगा मैंने लाइफ़ में कुछ मेरे को कुछ मिल गया है, कोई कुछ सडनली कुछ डिस्कवर कर लिया। डिस्कवर हो गया है। और मैं वहाँ पे खड़ी थी अकेले स्टेज पे और वो लोग हँसे। वो 2-3 बार जो लोग हँसे वो मैं अपने माइंड में प्ले करती रही, वो हँसी की आवाज़ इतनी सुंदर मुझे वो लगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा आई जस्ट वांटेड टू फ़ील दैट किक अगेन एंड अगेन कि ये दोबारा हो मेरे साथ। फिर कई बार नहीं भी होता था। तो फिर वो धीरे-धीरे जब मैंने शुरू किया करना, फिर मैंने कॉमेडी सर्किट डिस्कवर किया। फिर मैं वो ओपन माइक के अपना जो भी हमारी लॉन्ग जर्नी होती है, फिर तो मैं उसमें घुस ही गई एंड अब नाउ इट हैज़ बीन मोर देन ऑलमोस्ट 10 इयर्स। सो कुछ लोग नेचुरली ह्यूमरस होते हैं या उनको जैसे हम कहें मस्करे होते हैं। उनको जोक्स क्रैक करना अच्छा लगता है या लोगों की नकल करना अच्छा लगता है। तो क्या आप ऐसी थी? हाँ, ये यू आर राइट एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं इवन इन कॉमेडी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑन स्टेज भी फ़नी हैं और ऑफ स्टेज भी बहुत फ़नी होते हैं। उनके साथ आपको बहुत मज़े आते हैं, टाइम स्पेंड करना ही बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक आई एम दैट पर्सन। मुझे नहीं लगता कि मैं ऑफ स्टेज अगर आप मुझसे मिलोगे तो मैं थोड़ा चुप भी रहना चाहूँगी, मैं आपकी बात भी सुनना चाहूँगी। मैं सॉलिट्यूड ये सब ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। हुँ। तो मैं मस्खरी तो कभी भी नहीं थी बट इन फैक्ट इवन इन माय फैमिली एक वो नहीं होता, एक सारे कज़िन्स में एक वो कज़िन होता है जिस पे आप थोड़ा टीज़ करते हो, हुँ, हुँ। दैट जिसकी पर्स नेक पुलिंग हाँ, होती है। वो ही और शी इज़ द बट ऑफ ऑल जोक्स। हाँ। तो आई वाज़ दैट पर्सन इन माय फैमिली हुँ। और मुझे तो मज़ा ही आता था। मुझे लगता था हाँ, मुझे अटेंशन तो मिल ही रहा है। एक तो मुझे तब पता चला कि ये सूट नहीं है, स्वीट है। चाहे किसी भी तरीके से मिल रहा है, तो मैं तो वो एन्जॉय ही करती थी बीइंग दैट पर्सन। अ तो हाँ, इवन बट इन इंजीनियरिंग वगैरह मुझे तब वहाँ पे थोड़ा याद है कि मैं बहुत स्टोरीज़ सुनाती थी अपने इंजीनियरिंग रूम्स में और अब मैं याद करती हूँ तो मेरी इंजीनियरिंग की फ्रेंड्स कहती हैं कि हाँ, ये तो दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू और यही होना चाहिए था क्योंकि मुझे याद है हमारे एग्ज़ाम्स होते थे और प्रिपरेशन नहीं होती थी किसी को, तो लोग ऐसे ना रिलीफ़ के लिए मेरे रूम में आते थे कि बहुत स्ट्रेस है, तो वो थोड़ी देर के लिए आते थे। तो मैं उन्हें बस इतना ही बताती थी कि तुम्हारे 1 चैप्टर नहीं हुआ है, मेरा 4 नहीं हुआ है। तो वो बड़े खुश होके मतलब मैं यही सब उनको बता देती थी थोड़ा, तो वो बड़े रिलीव होके फिर जाते थे या मैं अपनी कोई स्टोरी बता देती थी। हुँ, तो हुँ। तब मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था कि दिस कैन बिकम समथिंग इन फ्यूचर। बट हाँ, ट्रेसेस में थोड़ा-थोड़ा तो था। बट ऑल्सो आई फ़ील बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब आपके अंदर होती हैं, बट आपकी एक कंडीशनिंग ऐसी होती है जो उसको बाहर आने में बहुत समय लगता है कि तो जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं रूपाली, क्योंकि आप एक छोटे शहर से आपने बताया मुज़फ्फरनगर से, जब आपका ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, आपने अपनी फैमिली को बताया कि मैं एक स्टैंड अप कॉमिक बनने जा रही हूँ, तो एक एचआर रोल से अब उसके बाद ये, तो उनका रिएक्शन ख़ासकर आपके पेरेंट्स का या मुज़फ्फरनगर में जो आपके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कैसे लिया? तो मैंने एक्चुअली मैंने जॉब मैं 5 साल करती रही अलोंग विद माय स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी। तो अचानक से मैंने कुछ भी उनको कोई धक्का नहीं दिया। तो उनको साइड हसल हाँ, च साइड हसल उन्हें लगा हुँ, हाँ, ठीक है कर रही है, हुँ, थोड़ा-थोड़ा कर लेती है, हुँ, खुश हुँ, रहती है, चलो बढ़िया है, खुश रहेगी हुँ, खून बढ़ जाएगा, खून बढ़ जाए वो तो पेरेंट्स तो इसी बात में खुश हैं कि हाँ, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए बस राइट, किसी तरह। तो राइट। तो वो तो ऐसे उनको मैं यही बोलती थी कि हाँ, इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे हुँ, फ़ील बेटर जो कि सच भी है। हुँ, तो वो साइड हसल चलती रही। तब थोड़ा जब मैंने उनको तब ये बोलना शुरू किया कि अब मैं कोविड के दौरान मुझे लगा कि छोड़ना तो पड़ेगा बिकॉज़ आई बिकेम अ मदर ऑल्सो और वर्क के साथ मैं मैनेज कर पा रही थी। वर्क, फैमिली और कॉमेडी में मैनेज कर पा रही थी। बट जब मेरी बेटी हुई, तभी भी मैंने 2 साल मैनेज किया विद एन इन्फैंट एंड अ टॉडलर, ब्रेस्ट फीडिंग, वीडिंग सब उस दौरान मैंने सब मैनेज कर लिया। लेकिन फिर मुझे एक पॉइंट के बाद लगा कि अब तीनों चीज़ें तो मैं नहीं कर पाऊँगी। इसमें से कुछ एक तो मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा। अब आप क्या छोड़ोगे? हुँ। अभी बच्चा तो है तो बच्चा तो पालना ही है। बच्चा तो है ही हाँ, उससे हाँ। प्यार भी हो ही रहा है आपको, हाँ। है ना? फिर बचा आपका जॉब और आपका कॉमेडी। हुँ, कॉमेडी छोड़ूँगी तो आई फेल्ट लाइक आई दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। हुँ। इट वाज़ सो हेवी फॉर मी। तो फिर आप एक ही चीज़ छोड़ सकते हो, आप अपनी इमीडिएट सिक्योरिटी छोड़ सकते हो। तो फिर मैंने बस अपनी वो इमीडिएट सिक्योरिटी छोड़ के आई टूक दैट प्लंज।
तो जब मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया था तो मेरे पापा तो थोड़ा गुस्सा ही हुए थे, क्योंकि छोटे शहरों में बहुत बड़ी बात है ये, वो कितना प्राइड लेते हैं कि राइट। हमारी बेटी इस कंपनी में जॉब करती है, सबको हुँ। सैलरी बताते फिरते हैं। लोग भी पूछते हैं वहाँ पे ऐसा कि नहीं है। अगर कोई यूपी की आंटी जैसे आपने बहुत हाँ, किया हुआ है, अगर वो हाँ। बोलेंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी? अ, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा वो डायलॉग में बहुत ज़्यादा हाँ। नहीं बोलती हूँ। हुँ, एक्चुअली हुँ। उसकी भी अलग कहानी है, आई हाँ। विल टेल यू अबाउट दैट डायलॉग। बट वहाँ पे ना बड़ा ऐसा है कि लोग शर्माते नहीं हैं पूछने में। मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ ऐसे किसी की सैलरी नहीं पूछते, ये गलत होता है। तो बोले, नहीं नहीं बेटा, ये तो हम तो पूछ लेते हैं, वो भी पूछ लेते हैं, हम तो बता देते हैं। तो वो बिल्कुल ना तो इसको बुरा मानते हैं, और उनको तो अच्छा लगता है कि पूछो ना हमारे बच्चे कितना कमा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि कितना अच्छा कर रहे हैं, जीवन में आगे निकल गए हैं। और फिर वहाँ से मैं बोलूँ कि मैं ज़ीरो पे जा रही हूँ, अब कुछ नहीं कमाऊँगी कुछ दिन, तो फिर उनको एकदम से लगा कि ये तो इतना थोड़ा whimsical सा लगा उनको कि ये मेरे पापा तो बोले थोड़ा सनक लग रही है मुझे। फिर मैंने वापस दूसरे तरीके से समझाया, मैंने बोला वही मैं खुश रहूँगी, खून-वून बढ़ेगा तो बेटर रहेगा। उससे वो कन्विंस हो गए, हाँ, खून बढ़ना चाहिए। खून बढ़ना चाहिए। तो आप फैमिली पर भी जोक्स क्रैक करती है? तो मैं तो ना हर किसी से ऐसे पूछती रहती थी कि भैया तुम क्यों बन गए बाप, तुम क्यों बन गई माँ? सो रैंडमली। तो कभी ऐसे हुआ कि हुँ, आपकी फैमिली ने, आपके हस्बैंड ने या किसी ने कहा हुँ। हो यार इनफ, अब हमें माफ करो। बस अब हम पर हाँ। और नहीं। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं कहा, एक्चुअली वो लोग तो खुश ही होते हैं उनके ऊपर जोक्स क्रैक करते हैं। बट ये ज़रूर हो जाता है कि कोई-कोई टॉपिक मेरा हस्बैंड बोल देता है कि ये मत करना, कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद इट। तो फिर मैं वो नहीं करती हूँ। लेकिन फिर मैं उसको परस्यू भी करती हूँ कि देखो इसमें अच्छा बन सकता है, मेरा मन है इसमें लिखने का। तो आफ्टर अ पॉइंट उसकी भी जर्नी है ना, फिर थोड़े टाइम में वो भी इवॉल्व हो जाता है। उसको भी लगता है, हाँ यार तुम भी करो ना, बाकी भी कर रहे हैं, तुम भी करो इस बारे में। तो वो एक आध ही बार ऐसा हुआ है कि उसने बोला है कि ये वाला थोड़ा आई एम नॉट कंफर्टेबल। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है एक्चुअली। इन फैक्ट देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। माय मदर वंस आस्क्ड, मेरे मम्मी-पापा तो बहुत खुश होते हैं जब मेरे पापा को बहुत मज़ा आता है मम्मी के ऊपर मैं कोई जोक मारती हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं। और फिर मेरी मम्मी भी खुशी होती रहती हैं, बट बोलती हैं कि पापा के ऊपर नहीं करती हो वो एकदम भी। व्हाई ओनली मी? हाँ, व्हाई ओनली मी? तो मुझे एक बार पूछ रही थी, दिल्ली आई हुई थी मेरे पास, तो बोल रही थी कि मेरे बारे में इतना क्यों करती है? तो मैंने उनको समझाया कि एक तो यू फील मोर व्हेन यू आर जोकिंग अबाउट समवन जिसको आप प्यार करते हो या जिसके आप करीब हो, तो उसमें मैं ज़्यादा मन से कर पाऊँगी। तो आप यू आर समबडी आई लव सो मच, और ऑल्सो आपके साथ कोई रिस्क भी नहीं है कि आप तो 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 फिर मेरी मदर इन लॉ ने सुना ये बात। तो मैं उसी पे आने वाली हाँ, थी कि एक्चुअली कि आपने सास-बहू जोक्स क्रैक नहीं अभी तक किए। नहीं किए, हाँ। तो वो क्या डर की वजह से नहीं किए हैं या यू डोंट वांट टू टेक रिस्क? अ, तो शुरू में तो थोड़ा-सा ना वही जैसे मैंने आपको मदर का समझाया कि इट्स सो ईज़ी कि आप उनके ऊपर जोक कर लो। आपको पता है कि उनको आपका इंटेंट पता है, वो खुशी हो रही हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में वो लेवल आना कि आप एक-दूसरे का मज़ाक कर सको, टीज़ कर सको, वो बहुत लंबी एक जर्नी है कि आप वहाँ तक पहुँच सको। और आप शुरू में किसी के साथ रहना शुरू करते हो, तो शुरू में तो एक फॉर्मली रिलेशन होता है, उसको वो डेवलप होने में समय लगता है। और शुरू में मैंने इतना मैं डिस्कस भी नहीं करती थी। बट अब इट्स बीन 12 इयर्स, शादी को 12 साल हो गए हैं। मेरी मदर इन लॉ के साथ मैं मेरी मदर से ज़्यादा रह चुकी हूँ। तो अब उनके साथ ये करना, ये इक्वेशन मेरी हो गई है कि हाँ, अब मैं अब अब यू कैन हाँ। स्टार्ट क्रैकिंग जोक्स। हाँ, इनफैक्ट जब उन्होंने मेरी और मम्मी की ये बात सुनी, तो हुँ। उनको बड़ा बुरा लगा, कह रही मेरे बारे में तो एक भी जोक नहीं किया तुमने। अच्छा। क्योंकि मैंने बोला ना कि आपसे प्यार करती हाँ, हूँ इसलिए आपके बारे हाँ। में, तो बोली मेरे बारे में तो कभी नहीं हुआ कुछ भी। तो मैंने बोला ठीक है अब लिखते हैं फिर। तो अब राइटिंग ऑन ओके, तो ऑर्डर है। नेक्स्ट सास-बहू जोक। हाँ, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है जो अभी तो मैं रिवील नहीं कर सकती। अब ओके। इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस, बट या। सो रूपाली, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने सीरियसली किसी को जवाब दिया हो और उसे लगा हो कि क्योंकि एक आप स्टैंड अप कॉमिक हैं, आप मजाक करती हैं, तो उसे सीरियसली नहीं लिया हो कि वाकई यू मीन इट? मेरे को लगता है ऐसा, ये तो थोड़ा मुश्किल है, लाफ़ लेना बहुत मुश्किल काम है। आप कई बार ये उल्टा हो जाता है कि यू मीन इट इन अ फ़नी वे बट लोग सीरियसली ले लेते हैं। वो तो बहुत बार हो जाता है। इनफैक्ट शोज़ में भी बहुत बार होता है कि आप कर रहे हो परफ़ॉर्म एंड पीपल आर लाइक अभी आएगा जोक शायद, हाँ। तो 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 फिर एक स्टैंड अप कॉमिक का रोल उस वक्त चैलेंजिंग हो जाता है ना, जब आप सोचते हैं कि लोग हंसेंगे और हाँ, लोग नहीं हंस रहे हैं, तो फिर क्या आप स्पॉन्टेनियसली कुछ करते हैं या यू हाँ। स्टिक टू योर स्क्रिप्ट? इसीलिए ये एग्ज़ैक्ट एक चीज़ है जो
इसीलिए स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मुश्किल है कि हम लोग आपको फेलियर लेना बहुत आना चाहिए इसमें। मोर देन सक्सेस, यू शुड नो कि आप वहाँ पे खड़े हो, लोग आपके ऊपर नहीं, आपके जोक्स पे नहीं हँस रहे हैं, तो वो ह्यूमिलिएटिंग तो है। बट वो ह्यूमिलिएशन लेके फिर अगले दिन वापस आपको स्टेज पे जाना है और डेली जाना है, और आपको पता है कि आज आपने अच्छा किया लेकिन कल वापस ह्यूमिलिएशन हो सकती है। क्योंकि ये तो डेली का है ना, आप डेली नया कंटेंट ट्राई कर रहे हो। तो बुरा तो लगता ही है कि कोई भी आप वहाँ पे खड़े होके बोल रहे हो और आप जिस मकसद से उनको सुना रहे हो, कई बार आप इमोशनल करने के लिए सुना रहे हो और अगला बंदा आपको दिख रहा है कि वो इमोशनल हो रहा है, तो दैट्स द रिएक्शन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। बट हमारा रिएक्शन ही इतना टफ है कि तो कुछ लोग पहले से ही सोच के आते हैं कि हँसना नहीं है। हंसना नहीं है। अच्छा, तो स्टैंड अप कॉमिक देखने के लिए जाते हैं लेकिन हँसना नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको लगता है इससे अच्छा तो हम ही कर लेंगे, ये तो ये तो बहुत लोगों को लगता है कि ये तो हम कर लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन हुँ। आप क्या स्टेज पे 10 स्ट्रेंजर्स को हँसा सकते हैं? वो मेरे से ज़्यादा फ़नी लोग हैं मेरी फैमिली में, ऐसा नहीं है कि उनके सामने मैं चुप ही रहती हूँ कि आप ही कर लो। बट वो तो आपकी हाँ। खिंचाई भी होती है हाँ, फिर? हाँ, खिंचाई हाँ, होती है। मैं जी। मतलब वहाँ पे मैं कोशिश नहीं करती हूँ ज़्यादा फ़नी होने की, कि ठीक है, यहाँ पे आपका ही है स्टेज। तो क्या हुँ। एफर्ट बहुत एफर्ट लगता है स्टैंड अप कॉमिक करने में, कितना टाइम आप उसमें स्पेंड करते हैं उसकी तैयारी में? क्योंकि वहाँ तो बड़ा एफर्टलेस लगता है। हाँ, वो पूरी जर्नी ही उसको एफर्टलेस दिखाने की है। और एज़ अ कॉमिक वही आपकी, इट टेक्स सो लॉन्ग टू लुक एफर्टलेस, और अगर आपको कोई बिट ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत एफर्टलेस है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट गया है। और वो आप सोचो, जो हम एक-एक पॉज़ लेते हैं, हमें पता होता है कि ये पॉज़ हमें यहाँ लेना है, ये पॉज़ लेने से ये जोक एम्प्लीफाई होगा, तो वो सब हम धीरे-धीरे ट्राई करते हैं। इनफैक्ट एक पॉज़ कई बार हम डिस्कवर करते हैं पॉज़ेज़, कि हमने वो जोक्स कई बार ट्राई किए डिफरेंट ऑडियंस के सामने, अचानक एक दिन हमने पॉज़ लिया और ऑडियंस वहाँ पे हँसी, और हमें लगता है अरे! यहाँ पे रुक सकते हैं, इस पॉज़ में कुछ है। फिर आप दोबारा वो पॉज़ लेते हो, फिर दोबारा हँसते हो, तो आपको पता लग जाता है कि ये तो कुछ है यहाँ पे। फिर आप बहुत बार करते हो, फिर ऑडियंस नहीं हँसती है एक पॉइंट के बाद कि हमारी कंट्री में अभी भी वुमेन स्टैंड अप कॉमिक्स मेल स्टैंड अप कॉमिक्स के मुकाबले कम है। ऐसा क्यों? एंड व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट वुमेन कॉमिक्स? अ, हाँ, हमारे कंट्री में फीमेल कॉमिक्स कम क्यों हैं? लेट मी आंसर दैट फर्स्ट। एक तो दिस इज़ ये चीज़ तो हर प्रोफ़ेशन में है, आप किसी भी प्रोफ़ेशन में देखो, अ, विमेन कम ही हैं। लेकिन क्या स्टेज पर आकर लोगों को हँसाने का वो जो फैसला करना वो ज़्यादा मुश्किल है एक औरत के लिए? हाँ, मतलब उसका रीज़न है ना, आप देखिए, एज़ अ स्टैंड अप कॉमेडी एज़ अ प्रोफ़ेशन, वो बंदों को ही कितना मुश्किल है अपने घरवालों को कन्विंस करने के लिए कि ये एक वाएबल ऑप्शन है। और गर्ल्स से तो एक्सपेक्टेशन ही अलग होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद कुछ लोग फैमिली में ये भी बोल रहे थे कि अब एमबीए क्यों करना है? अभी तो एकदम राइट टाइम है, आपको लड़का भी अच्छा मिल जाएगा, है ना? और फिर एमबीए में तो बिगड़ जाती हैं लड़कियाँ, अच्छा। है ना? ये कि फिर उसके बाद कहाँ से ढूँढेंगे लड़का? हुँ। मैंने कहा वहीं ढूँढ लेंगे, एमबीए कॉलेज में ही ढूँढ लें तो। तो फिर आपने ढूँढा खुद कि हाँ, पेरेंट्स ने ढूँढा? मैंने ढूँढ लिया। अच्छा, ओके। डिग्री लड़का दोनों मैं लेके आई वहाँ से। तो ये तो उनको पहले यही आप सोचिए, जो एक पोस्ट ग्रेजुएशन जो एक वायबल करियर ऑप्शन है, उसमें आपको कन्विंस करने के लिए लड़कियों को समझाना पड़ता है कि भाई क्यों एम्बिशन क्यों? कर तो लिया आपने इतना, फाइनेंशियली फ्री भी हो गए, अब और एम्बिशन क्यों? आपको अपने करियर में एम्बिशन समझानी पड़ती है। तो फिर एक डाइग्रेशन तो बहुत ही मुश्किल है समझाना कि पैशन क्यों? अभी आपको फ्रीडम मिल गया, कम है क्या? अब आपको पैशनेट भी होना है। तो पहले कमाना था, अब आपको अपने मन का काम करना हाँ, है। अब इतना, और फिर घर कौन, आप घर अगर कौन पैशनेट चलाएगा? हो गए, हाँ। तो फिर तो आप घर का तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप तो पैशनेट हो। और पैशनेट लोग तो घर नहीं हाँ, सब कुछ रख देते हैं साइड हाँ, में, हाँ? पैशनेट लोग प्यार नहीं कर सकते ना। ममता मर जाती है पैशनेट लोगों की। तो क्योंकि आप एक मदर भी हैं और अब आपकी बेटी भी छोटी है, तो आप जब जोक्स क्रैक करते हैं तो लोग आपकी मदरहुड पर भी सवाल उठाते हैं कि हाउ कैन यू क्रैक अ जोक बीइंग अ मदर लाइक दिस? ऑनलाइन तो हर तरीके का आदमी है, वो आपकी हर चीज़ पे सवाल उठाता है। जैसे आप ग्लोब पे जोक मैंने किया, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि ग्लोब्स चीप नहीं होते हैं।
आपने ग्लोब को चिप आप ग्लोब पे कैसे ऑफेंस ले रहे हो? मैंने आपको बस एक तो जो ग्लोब पे अगर ऑफेंस ले रहे हैं तो लोग बोलते ही हैं। मैंने जब अपनी पहली प्रेगनेंसी वाली वीडियो डाली थी What if I give birth to 9 kids and 4 don't die? और वो पहली वीडियो थी, उस टाइम पे मैं ऑनेस्टली तब मैं बहुत घबराई हुई भी थी कि क्योंकि थोड़ा-सा उस टाइम पे मैंने उतना बताया भी नहीं था कि मैं किस लेवल पे मैं सोच रही हूँ इसको करने की। तो जब पहली वीडियो आई, वो वीडियो मेरी एकदम रेडी थी और मेरे एडिटिंग वगैरह सब हो गई थी, बट कोविड का समय था और मेरी बहुत सारी इन-लॉज़ की फैमिली हम लोग साथ में थे। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको रिलीज़ करने की। मैं सोच रही थी एक बार सब चले जाएँ, हुँ, तो फिर कोई मे अगले दिन मैं उठूँ, कोई मेरी आँख में देख के ये ना बोले कि भाई ये क्या तुमने हुँ, किया है? तो मैं थोड़ा घबराई हुई थी। फिर जब मैंने वो वीडियो फिर भी डाली, तो फिर मेरे ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आया। मैं तो नहीं कर रही थी किसी को कि मेरे को नहीं सुनना है, बट देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि बहुत बढ़िया किया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये लोग समझे मेरा जो काम था, तो मेरा इन्हिबिशन जो मैंने खुद अपने मन में बनाया हुआ था कि कैसे लिया जाएगा वो काम एंड देन आई वाज़ लाइक कि इन लोगों को तो अच्छा लगा, ये लोग मेरी साइड में हैं, तो अब बाकी मुझे इतनी चिंता नहीं करनी है। ऑनलाइन बहुत प्यार भी मिला और बहुत हेट भी मिली। कुछ-कुछ लोगों ने तो मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज में रेप थ्रेट्स कि इसके साथ तो ये होना चाहिए, ये कैसी माँ है। फिर मैंने एक उसमें से काट के एक रील डाली थी अबाउट प्रेगनेंसी ऐप्स। बहुत ही सिंपल सा कुछ था कि ऐप्स में बताते हैं ना कि अब आपका बच्चा एक हुँ, ग्रेप हुँ, का साइज़ का है और फिर अब एक बनाना का साइज़ का है। तो ऐसे ही कुछ मैंने कुछ बोला था कि मैं हुँ, सैलेड में भी मैं मेरे को बच्चा ही दिख रहा था फिर। हुँ, तो लोगों ने उस पे भी बुरा माना कि प्रेगनेंसी ऐप्स तो इतनी यूज़फुल होती हैं और आपने प्रेगनेंसी ऐप आप मदर बनने के लायक ही नहीं हैं। यू डोंट डिज़र्व टू बी अ मदर। तो तब मैं एकदम नई-नई थी इन द इंटरनेट बिज़नेस, तो तब मैं 3 दिन बहुत अफ़ेक्ट हुई कि ये तो मुझे चुभ गई यार कि हाउ मैंने कैन हाँ, समबडी से भाई दिस? मैंने हाँ, 9 महीने बहुत मेहनत हाँ। करी है। उसके बाद तो तब मैं बहुत रोई, मेरे को बहुत अफ़ेक्ट की ये चीज़। बट आई थिंक उस एक इंसिडेंट ने मुझे थोड़ा प्रिपेयर कर दिया फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ हेट्रेड दैट एंड देन आई सॉ दैट ऑल फीमेल कॉमिक्स वर गेटिंग इट। तो ऐसा नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता है उनके लिए, बट हम लोग थोड़ा-सा ये भी हो जाते हैं, हाँ, उस सबको ही कर रहे हैं यार, वो भी तो बहुत अच्छी है, उसको भी तो हेट मिल रही है। तो फिर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस अब नहीं डगमगाता कि अच्छा हमारा जोक अच्छा नहीं है। वो तो हमें पता ही होता है कि अच्छा है या थोड़ा कम अच्छा है या थोड़ा एवरेज है, उतना हमें पता होता है। तो अब 10,000 कमेंट भी आ जाते हैं तो मैं उतना नहीं हूँ, थोड़ा थिक स्किन तो हो गए हैं अब हेट के लिए और वो होना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो नहीं रुकने वाले, कोई भी नहीं रुक रहा है। बेस्ट कमेंट क्या था आपके लिए अभी तक? बेस्ट कमेंट इन टर्म्स इन अ गुड वे और इन अ गुड वे, हाँ, इ व्हिच हाँ, मेड यू फील कि अरे वाह! ऐसे आते रहते हैं कोई एक चुनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं रीसेंट से कुछ बता देती हूँ। जैसे किसी ने बोला बड़ी शुद्ध हिंदी में किसी ने बोला कि आप सुगंध की तरह हैं, फूल की जो बहुत रेयर है, आप हमेशा करते रहिए। ऐसे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। फिर अभी एक बार मैंने एक शो किया था रिसेंटली मेरा 10 मिनट का ही उसमें स्पॉट था और वैसे तो मैं अपनी बेटी को कभी लेके नहीं जाती हूँ अपने शोज़ में, बट उस दिन वो ज़िद करके आ गई मेरे साथ। तो मैंने उस दिन बड़ा क्लीन मटेरियल किया क्योंकि वो थी वहाँ पे और मैंने वो जो मेरा मटेरियल था वो उसी के बारे में था पूरा 10 मिनट मैंने स्पेशली उसके लिए किए कि ये आई है देखने। तो मैंने उसको बोला पीछे पर्दे के पीछे खड़े होके देख लेना। फिर जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे हंसी की आवाज़ आई किसी बच्चे की। मैंने देखा वो तो ऑडियंस में आके बैठ गई है थोड़ा आगे। फिर मुझे बताना पड़ा ऑडियंस को कि मेरी बेटी यहाँ पे आई है। तो उसके बाद फिर जो भी जोक करूँ उसमें ऑडियंस तो हँस ही रही है, फिर उसकी हँसी की आवाज़ अलग है, फिर ऑडियंस उस बात पे और हँस रही है। तो वो इतना एन्जॉयबल हो गए वो 10 मिनट कि इतना ना मैंने कभी एन्जॉय किया। फिर उसके बाद मुझे 1-2 लोगों का मैसेज आया उस सेट के बाद कि वी वर जस्ट ब्लोन अवे, देयर वाज़ सो मच जॉय इन दोज़ 10 मिनट्स कि आपकी और एंड देयर वर एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ जॉय। मुझे भी बहुत लगा कि सर्रियल तो है ये, दिस वाज़ स्पेशल। तो ऐसे कभी-कभी लोग दे मेक इट अ पॉइंट कि अगर वो आपको पसंद कर रहे हैं, तो वो आपको लिखें। और ये बात मुझे अब एक आर्टिस्ट बनने के बाद समझ में आई है कि कितना ज़रूरी है। अब अगर मुझे भी किसी का काम पसंद आता है, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसका इंस्टा आईडी ढूँढ के उसको एक मैसेज ड्रॉप करूँ कि बहुत बढ़िया किया यार। जैसा आपने कहा कि बेटी वहाँ पर थी तो मैंने हुँ। इंटेंशनली क्लीन रखा। हाँ। तो यही बात है कि बहुत सारे स्टैंड अप्स हुँ। अपने कंटेंट को क्लीन नहीं रखना चाहते या नहीं रख पाते, हुँ। विच यू कैन नॉट वॉच विद योर फैमिली। हाँ।
यू थिंक कि ये बहुत मुश्किल है या ये ज़रूरी है? एक तो ये बहुत लोगों का पर्सनल स्टाइल है। इसमें सही और गलत में मैं उतना नहीं कहूँगी। बहुत लोगों का पर्सनल स्टाइल है। कुछ लोग बात ही ऐसे करते हैं, वो गाली दिए बिना बात ही नहीं कर सकते। तो अगर वो गाली दिए बिना एग्ज़ैक्टली। हाँ, अगर वो बात ही वैसे नहीं करती हैं तो उनको तो क्लीन करने में बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर नेचुरल सेल्फ। मैं गाली दे के बात नहीं करती हूँ। तो अगर मुझे कोई गाली कहीं ज़रूरत भी है देने की, कि स्क्रिप्ट की डिमांड है वहाँ पे, मुझे तो भी ज़्यादा एफर्ट लगता है। जैसे मुझे मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मुझे क्लीन ही करना है या मुझे डर्टी ही करना है या बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं अपने आप को थोड़ा खुला छूट देती हूँ कि करके देखेंगे सब कुछ कैसा क्या। बट ज़्यादातर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्लीन ही होता है। अगर आप मेरा 1 घंटा देखोगे तो उसमें आपको 2-3 बार कोई ऐसा वर्ड आपको सुनाई देगा। मोस्टली इट इज़ क्लीन ओनली। तो मुझे याद है कि मैं एक बिट कर रही थी और उसमें मुझे पता था कि एक पंच और है जो वर्ड थोड़ा मैं ईज़ी, मतलब आई वाज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट वर्ड। मुझे 1 महीना लगा वो स्टेज पे बोलने के लिए। फिर एक दिन मैंने बोला और वो बहुत लाफ़ मिला। तो फिर धीरे-धीरे फिर मैं उस वर्ड के लिए यूज़्ड टू हो गई कि हाँ, इसको मैं रखूँगी बिकॉज़ इट इज़ एडिंग सो कैन यू मच। रिपीट इट अभी? ओह नो, नो, नो! मैं रिपीट कर भी दूँगी तो आपको सेंसर ही करना पड़ेगा और फिर वो पंच लाइन है उसकी तो राइट। हाँ। जब हम क्लीन कंटेंट की बात करते हैं तो अब ये कंट्रोवर्सी बहुत फैली, जिसमें समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, उनके ऊपर केसेस भी हुए वल्गर भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर। आपको लगता है कि स्टैंड अप कॉमिक्स को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं? अ, मतलब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ऊपर फ़नी होने की है। फ़नी तो होना ही चाहिए, है ना? अगर वो तो बहुत ही खराब लगता है कि एक तो आपने कुछ बोल भी ऐसा दिया और ऊपर से फ़नी भी नहीं है, तो वो तो एक डबल वैमी हो जाती है। अ, बट बट फनी होने के लिए वल्गर होना तो ज़रूरी नहीं है। नहीं ज़रूरी नहीं है, हुँ। वल्गर होना ज़रूरी नहीं है, बट ऑनेस्टली इस समय ऑडियंस हर चीज़ की है, कुछ लोगों को वैसा ही चाहिए। बट आई फ़ील कि इट्स फाइन, क्रिटिसिज़्म फॉर कॉमिक्स इज़ फाइन। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि यार हम तो सब चीज़ पे बोलेंगे क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम वो जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई और नहीं जा रहा है और वहाँ से कुछ निकाल के ला रहे हैं, तो हम तो रिस्क तो ले रहे हैं हम। ऐसी-ऐसी जगह में आप अंदर केव में घुसोगे, तो थोड़ा रिस्क तो केविंग का होगा वहाँ पे, है ना? तो अगर हम वो बोल रहे हैं तो वी शुड आल्सो बी एज़ कॉमिक्स बी ओके फॉर क्रिटिसिज़्म। नॉट हेट्रेड बट क्रिटिसिज़्म, है ना? तो क्रिटिसिज़्म इज़ फाइन, सोसाइटी शुड डिबेट अबाउट व्हाट इज़ हेल्दी ह्यूमर, व्हाट इज़ नॉट। एंड व्हेन आई से I don't think this is funny. Then I should say I don't think this is funny to me. I don't think this is funny is a very blanket statement that मैं सबके लिए बोल नहीं सकती ना ये कि ये वल्गर है, ये तो फनी नहीं है। इट इज़ नॉट फनी टू मी। तो वो एक डिस्टिंक्शन हमें भी समझना चाहिए। एंड डिबेट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, बट ये है कि रिएक्शन आपका उस प्रपोर्शन में होना चाहिए, कि ये नहीं कि ये बात एक हो गई तो बस उसको तो खींचे आपको ही। लगा कि ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट हाँ, था? डिस्प्रपोर्शनेट तो था। कुछ टाइम तक तो मुझे प्रोपोर्शनेट लगा। फिर आफ्टर अ पॉइंट मुझे भी डिस्प्रपोर्शनेट लगने लगा कि कि अब ज़्यादा थम हो रहा जाओ है। यार, अब तो इतना कुछ हो रहा है, आप पूरा-पूरा अपना टाइम उसी एक इश्यू को दे रहे हो हुँ। और बहुत सारे, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि इतने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, इसको डिस्कस ही मत करो, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। करो डिस्कस, सब चीज़ें ही डिस्कस होनी चाहिए सोसाइटी में, एट द सेम पॉइंट सब कुछ होता रहता है। बट व्हेन टू स्टॉप इज़ ऑल्सो समथिंग दैट। तो आपने अपने लिए कोई लाइन, कोई सीमा बना रखी है कि आई विल नॉट क्रॉस दिस? अ, ऐसे ऐसे कोई लाइन मैंने नहीं बनाई हुई है, बट मैं ऑडियंस का ध्यान रखना चाहती हूँ, मैं उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं अपने शो में, जैसे मैंने बोला कि मोस्टली क्लीन है, बट अगर एक दो बिट है जहाँ पे सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स, तो मैं वो भी कोशिश करती हूँ कि क्लीन वे में बात करूँ। और मैं थोड़ा सा गेज कर लेती हूँ, मैं हल्की सी एक परमिशन ले लेती हूँ लोगों से कि आर यू ओके विद इट। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर एक कोई बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, तो मेरे से नहीं होता कि फिर मैं, और वो मुझे लग रहा है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर मैं वो शायद बिट में ड्रॉप कर दूँगी। उतना मैं लिखने में मैं कोई अपनी लाइन ड्रॉ नहीं करती हूँ कि लिखने में तो इट्स अ फ्री कैनवस, आई हैव टू एक्सप्लोर। बट व्हेन आई एम परफॉर्मिंग आई वांट टू टेक केयर ऑफ देयर सेंसिबिलिटीज़। एंड ऑल्सो मतलब मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि, एंड दिस इज़ अ ड्रीम दैट आई हैव, वन ऑफ द ड्रीम्स दैट आई हैव फॉर मी, कि
मेरा जो मेरे बहुत सारे ऐसे आइडियल ऑडियंस रहते हैं मेरे दिमाग में कि मैं कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ अच्छा मेरी वो फ्रेंड है, मेरे साथ डिलॉयट में थी, वो हँसेगी क्या इस पे? ऐसे मैं इमेजिन करती हूँ कि फिर कई बार मैं अपनी कोई भी जोक मैं कई बार अपनी मेरी मेड है, वन ऑफ माय हाउस हेल्प्स दैट आई हैड इन हैदराबाद, तो हम लोग काफ़ी क्लोज थे और वो बड़ी फ़नी सी बंदी थी, तो मुझे लगता है वो हँसेगी क्या? तो मैं चाहती हूँ कि एक शो तो मैं ऐसा बनाऊँ कि जो इतना एक्सेसिबल हो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई वांट टू डंप इट डाउन टू समथिंग, बट हर एक कैटेगरी ऑफ क्लास, इकोनॉमिक क्लास, जेंडर और एज ग्रुप में देर आर पीपल विद वेरी न्यूएंस्ड सेंसिबिलिटीज़। तो मुझे लगता है कि हर वो उसको रीचेबल हो, एक्सेसिबल हो वो ह्यूमर, कि मैं अगर मेरी डेलॉयट वाली फ्रेंड भी बैठी हो और मेरी वो दीदी भी बैठी हों, तो एक शो में तो मैं उन्हें बुला सकूँ कि ये वाला आप सब एन्जॉय कर लोगे। तो वो थोड़े मेरे rather than lines, I have such goals that I want to reach. I think those are my lines. That rather than not crossing a line, I want to reach a line. हुँ। कोई ऐसा है जिसके ऊपर जोक करना बहुत मुश्किल है मुश्किल इन द सेंस कि लिखना मुश्किल है कि या उसके बारे में आप अगर कोई आपसे कहे कि आप इस पॉलिटिशियन के बारे में जोक करें या डू समथिंग लाइक दैट, तो आपको लगता है ऐसा कोई है जिसके ऊपर आप जोक करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा? मैं पॉलिटिशियंस वगैरह ये सब तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि रिलीजन, पॉलिटिक्स ये सब मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी भी है मेरी, क्यों किसी ट्रबल में, आई डोंट वांट टू इनवाइट एनी ट्रबल। ऑल्सो इट्स नॉट माई नेचुरल स्टाइल। मतलब मैं मेरे पास ऑलरेडी इतने टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, उसी में मेरे को अभी समय नहीं मिल पा रहा है। मैं जो मेरे तो राइटिंग आप है, सबसे ज़्यादा एन्जॉय क्या करती हैं? कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिस पर स्टैंड अप करना सबसे बेस्ट रहता है? ऐसे टॉपिक से ज़्यादा आई फील जब जितना वो सेट ऑथेंटिक होता है मेरे लिए, कि जितना ऑनेस्ट है, अगर रैंटिंग स्टाइल है तो वो रैंट मेरे मन से आ रही है, तो जितना वो ट्रू होता है मैं उतना उसको एंजॉय करती हूँ। एंड ऑल्सो आई लाइक क्रिएटिंग अ विजुअल, कि अगर मैं कोई आपको अगर एक स्टोरी है अबाउट अ फ्लाइट दैट आई टुक, सो आई वॉन्ट to for you to visualize that flight and be with me on that flight, and if I feel that people are with me in that visual, that's what I really enjoy. कभी ऐसा भी हुआ है रूपाली जब लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि आप स्टैंड अप भी करती हैं, नोइंग यू कि अच्छा तुमने ये कैसे कर लिया? हाँ, ये तो बहुत बार होता है, डिपेंडिंग ऑन कि लोग आपको कब किस फेज़ में मिले, और आपकी पर्सनैलिटी जीवन के अलग-अलग फेज़ में अलग-अलग तरीके से लोग देखते हैं। जैसे स्कूल में मैं बहुत सीरियस थी, तो वहाँ पे तो लोगों को लगता होगा पोएट बनेगी शायद, है ना? फिर इंजीनियरिंग में मैं लोगों को लगता था तो फ़नी है, बहुत स्टोरीज़ हैं इसके पास। फिर मेरी फर्स्ट जॉब में लोगों को लगता था फ़नी है, लेकिन फिर बाकी की जॉब्स में लोगों को लगता था बहुत सीरियस है। तो आप भी तो अपना थोड़ा एक पर्सनैलिटी चेंज करते रहते हो ना, डिपेंडिंग ऑन कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपका फेज चल रहा है। तो अलग अलग फेजेस से जब लोग मिलते हैं उनके अलग अलग रिएक्शन, कुछ लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होगा, और कुछ लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं कि ये तो बिल्कुल ही चुप रहती थी, इसने कैसे कर लिया। और आपकी फैमिली का क्या रिया आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम? मेरे हस्बैंड को तो पता था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मज़ाक आई थिंक खुली हुई उसी के साथ हूँ, तो जितना मज़ाक होता था उसके साथ करती रहती थी। तो जब हमने पहली बार साथ में स्टैंड अप देखा, इनफैक्ट उसके पहले मैंने स्टैंड अप डिस्कवर भी नहीं किया था। इट वाज़ 2015। 2014 में मेरे हस्बैंड मुझे रसल पीटर्स का एक शो देखने लेके गए थे। इंडिया में हैदराबाद आए थे रसल पीटर्स। मैंने वो शो देखा, 1 घंटे में बैठी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि लोग क्यों हँस रहे हैं। पहला एक्सपीरियंस था मेरा, और मेरे हस्बैंड को बहुत मज़ा आया। तो फ्रॉम देयर, जहाँ पे मेरे को आर्ट फॉर्म समझ में भी नहीं आ रही है, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम एक और शो देखा। उसमें वो हमारे थिएटर के कुछ लोग कर रहे थे। वो मुझे बहुत मज़ा आया। उसमें हम दोनों ने इतना साथ में इतना एन्जॉय किया, ऐसा लगा इतना तो कभी भी नहीं किया है यार, ये तो बहुत ही कुछ अमेज़िंग सा हो गया। और तब मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार ये तुम भी कर सकती हो, तुम ट्राई करो, तुम बिल्कुल कर सकती हो ये। और फिर वो एक माइक हुआ, और फिर मैंने 1-2 बार और किया। तो उसको तो हमेशा से ही लगता था कि मैं कर सकती हूँ। हालाँकि अब जब मुझे लगता है कि मैं बेटर करने लगी हूँ, अब उसको लगता है कि नहीं, ये अब वो थोड़ा क्रिटिकल हो गया है। पहले वो बहुत सपोर्टिव था कि उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ गई है अब शायद मुझसे कि आप और बेटर कि और करें। हाँ, और डालो, और लिखो, जल्दी लिखो। मेरी बेटी मुझे ऐसे बोलती है, उस दिन मेरे शो में जब मैं उसको लेके आई, तो पीछे-पीछे आ गई, ग्रीन रूम में आ गई, और मुझे बोलती है, "आप एक जोक भूल गई?" मैंने बोला, "मैं तो नहीं भूली, मैंने तो सब कर लिया।" बोली, "अपनी डायरी दिखाओ।"
मैं बताती हूँ आपको कौन-सा जोक बोल उसको तो यही लगता है कि कभी-कभी मैं उसको बोलती हूँ कि इतने पैसे नहीं है मेरे पास, कहती है तो थोड़ा और फ़नी हो जाओ ना। कि ओह! राइट मोर जोक्स। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला। एक वेल सेटल्ड जॉब और करियर, चाहे वो इंजीनियर हो या एचआर हो, वो छोड़कर स्टैंड अप कॉमिक करना आसान तो नहीं है, लेकिन क्या उसमें उतना पैसा है जो आप एक रेगुलर जॉब में कमाते हैं? मतलब ऐसे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि पैसे का प्रॉमिस बहुत है। रियल पैसा मतलब एक बिजनेस की तरह ही है। एक तो स्टैंड अप में हर स्पेक्ट्रम में है कॉमिक्स। कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ लोग हज़ारों कमा रहे हैं और कुछ लोग हज़ारों लगा रहे हैं, कुछ लोग लाखों लगा रहे हैं, अपने खुद के ही नेगेटिव में है। तो हर स्पेक्ट्रम में आपको मिल जाएँगे और इसका ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी नेगेटिव में चल रहे हैं, उनका टैलेंट कम है। हो सकता है वो बड़े टैलेंटेड हों, बट सब अलग-अलग फ़ेज़ में अलग-अलग उनके स्ट्रगल्स हैं। तो एक तो ये बहुत है एंड इट्स लाइक आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हो तो शुरू के कुछ टाइम तो आप लॉस मेकिंग भी हो सकते हो बिफोर यू स्टार्ट आपका प्रॉफिट शुरू हो जाए। तो वैसा ही स्टैंड अप में है कि शुरू के कुछ साल आप नेगेटिव में भी चलते हो, आपके अपने ऊपर इन्वेस्ट भी बहुत करना है क्योंकि डेली आपको अगर स्टेज पे जाना है तो ट्रैवल भी करना है, वहाँ पे वापस आना है वहाँ से, फिर आप शाम में जाओगे, आपको बीच में भूख भी लगेगी तो आप घर से नहीं लेके गए तो कहीं खाओगे। तो ये सब भी है, फिर आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्डिंग में भी आपके पैसे लगते हैं, फिर आप कहीं ट्रैवल करके एक्सपीरियंस भी लोगे, तो इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू सस्टेन अंटिल अ पॉइंट दैट यू स्टार्ट मेकिंग मनी। तो बट ये है मतलब कि कई बार फ्री में भी करना पड़ता है शुरू-शुरू में? कई बार, बहुत बार, कई बार तो हम पे करके कर रहे हैं। आप आइए हमारे शो में, अगर 4 लोग बैठे हैं, व्हेन मैंने सोलो डाला और मेरे टिकट नहीं बिके, 10 बिके सपोज़ और मैंने ₹200 का व्हिच व्हिच मेक्स इट 2000 और उसमें वेन्यू का जो रेंट है वो 2400 तो वहाँ पे वेन्यू का रेंट जाएगा, फिर मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। तो इट इज़ एक्चुअली आई एम पेइंग मोर टू परफॉर्म फॉर यू देन यू आर पेइंग टू वॉच मी। दिस इक्वेशन रिमेन्स लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हुँ। तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है उस काफ़ी स्टेज में टाइम लगता पहुँचने है। में जब आप कमाने लगें। कुछ लोगों को नहीं भी लगता है। पहले सबका ऐसे लगता था कि स्टैंड अप तो बहुत लंबी जर्नी है, इसमें तो टाइम लेना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स हैं, वो बहुत जल्दी भी वो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और बहुत जल्दी अच्छे भी हो गए हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो, तो आपको एक्सेस भी मिल जाती है, उतना स्टेज टाइम भी आपका बढ़ जाता है, तो बेटर होने की अपॉर्च्युनिटी भी बढ़ जाती है। तो बहुत सारे ये धारणाएँ थोड़ी टूटी भी हैं, बट इर्रेस्पेक्टिव मोस्टली फॉर मोस्ट पीपल जर्नी बड़ी लंबी रहती है स्ट्रगल वाली। लोग तो आपको तब पहुँच उनको लगता है कि अभी-अभी वायरल हुए हैं, अभी-अभी कोई आया है, लेकिन वो तो 8-10 अब मेरे को 10 साल हो गए हैं करते हुए। तो जभी भी मैं वायरल होंगी तो लोगों को तो लगेगा ना कि अभी हुआ है, बट मैं तो डेली जा रही हूँ ना स्टेज पे। तो तो कभी लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया कि अच्छा आप स्टैंड अप करते हो, चलो आज हमारे लिए कर दो, फ्री में कर दो नहीं या ये तो ऑफ़िस में कर दो? नहीं, मैं बहुत गंदे लुक्स देती हूँ ऐसे कोई करता है तो। अच्छा। ऐसे कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता। फैमिली-वैमिली में तो मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बिल्कुल मना कर रखा है कि बिल्कुल मत कहना फैमिली में करने के लिए, और कई बार मैं मज़ाक में बोल देती हूँ। कोई बोलता है कि अरे फिर स्टेज इज़ योर्स। उन्हें लगता है कि हमें बहुत ही एक्सपोज़र दे रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं, टुडे इज़ माय ऑफ डे। मैं एन्जॉय करना चाहूँगी आपके साथ। मैं पोलाइटली ऐसे बोल देती हूँ। तो अब लोगों को समझ में आ जाता है, बहुत लोग समझते हैं कि ये प्रोफ़ेशनल है, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फिर भी कई बार इनोसेंस में लोग बोल देते हैं, तो उनको आप पोलाइटली मना कर दो। हू इज़ योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक इन इंडिया? मेल और फीमेल? मुझे काफ़ी सारे पसंद हैं एक्चुअली। मुझे प्रशस्ति सिंह बहुत पसंद है। श्रीजा का का अभी मैंने रिसेंटली उसका सोलो देखा तो मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका सोलो, वेरी यूनिक। अनिर्बान दास गुप्ता मुझे बहुत पसंद है और कुछ-कुछ मेरे हैदराबाद कॉमेडियंस हैं। मैं हैदराबाद में काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे कॉमेडी की है, तो वहाँ के भी कुछ-कुछ कॉमेडियंस हैं जिनको मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। वन दे आर वेरी गुड, सेकंडली दे आर माय फ्रेंड्स तो तो आई लव वॉचिंग देम। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। Some comics have come to films like Harsh Gujral, Bassi, and many more others. Do you see that women stand-up comics also following that route कि उनको भी मौका मिले फिल्मों में जाने का, या फिर अगर आपको मौका मिले तो आप जाएंगी? अ, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं कि मोर देन, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली मोर देन एक्टिंग इन अ फ़िल्म, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इमेजिन करती हूँ मुझे लिखने का मौका मिले।
तो वो सबकी एक तो ड्रीम भी अलग होती है। अगर अगर मैं वो ड्रीम ही नहीं देख रही हूँ, तो वो मतलब इट डज़न्ट मैटर टू मी, राइट? तो अब ऐसा तो है कि इवन फीमेल कॉमिक्स, अब सुमुखी सुरेश हैं, उन्होंने अपनी खुद की वेब सीरीज़ बनाई है। प्रशस्ति सिंह ने एक मूवी लिखी है। तो ये सब डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ तो आ रही हैं फीमेल कॉमिक्स के पास भी, और आई थिंक एक्टिंग में भी आ ही सकती है। बट वो डिपेंड करता है कि कौन उसको करना चाहता है और किसके लिए वो एस्पिरेशनल है। तो क्या विमेन कॉमिक्स को वो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना पड़ता है मेल कॉमिक्स के साथ जब आप परफॉर्म करते हैं? अ, ये इट्स बहुत ही स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका। ऐसे बेस लेवल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, काफ़ी सीन सपोर्टिव ही रहते हैं हम लोग एक दूसरे के लिए। बट मुझे लगता है कि अ, जो शुरू-शुरू में जैसे मैंने जब कॉमेडी शुरू की थी, तब हम एक बार डिस्कस भी कर रहे थे कि तब शुरू में लोग ऐसे बुलाते थे, बहुत ही एक इक्की-दुक्की फीमेल कॉमिक होती थी, सपोज़ हैदराबाद में हम थे। तो लोग ऐसे बुलाते थे, नेक्स्ट द ओनली फीमेल कॉमिक दैट वी हैव इन द रूम, लेट्स बी ऑल सपोर्टिव फॉर हर। तो मैं भी ऐसे खुश होके जाती थी कि येस, आई एम द ओनली फीमेल कॉमिक इन द, मुझे लगता था बहुत ही कोई बड़ी अच्छी बात है ये तो, आई एम द ओनली फीमेल कॉमिक इन द रूम और वो बोल रहे हैं लेट्स बी सपोर्टिव। फिर थोड़े दिन बाद हम सब ने एक साथ क्वेश्चन करना शुरू किया कि व्हाई लेट्स बी सपोर्टिव एंड व्हाई कॉल आउट। व्हाई नॉट बीइंग इक्वल? हाँ, यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा सब, मैं भी जब फेल होना है मैं भी फेल होंगी, मत हंसो। मैं तो चाह रही हूँ कि तुम नहीं हंसोगे तो मुझे पता चलेगा ना मेरा जोक अच्छा है या नहीं है। वो मेरे लिए भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। योर जेन्युइन रिएक्शन इज इज अ प्रिविलेज फॉर मी। सिर्फ मैं वुमेन हूँ इसलिए हाँ, मेरे लिए ताली मत बजाओ। हाँ, कई बार जैसे जब मैं मेरी बेटी व्हेन हो गई थी, एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी में भी डू वी हैव टाइम? मैं प्रेगनेंसी में भी स्टैंड अप कर रही थी, परस्यू। और फिर जब मेरी बेटी हो गई, तो प्रेगनेंसी के दौरान ना जब मेरा बम्प ऐसे दिखने लगा, तब मुझे बड़ा ऐसे दिक्कत होता था, क्योंकि कई बार ना या तो लोग आपके बम्प से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उनको ये वो यही सोचते रहते थे कि वाओ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंस मतलब ये कर रही है, या तो वाओ, या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनका, तो वो जोक्स पे ध्यान नहीं देते थे, या तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर कई बार वो बड़ा सपोर्टिव रहते थे कि वाओ प्रेग्नेंट है, लेट्स बी सपोर्टिव। तो इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क आउट माई मटीरियल टू गेट अ जेन्युइन रिएक्शन, कि मुझे तो अपने जोक पे काम करना है ना, मुझे तो जानना है कि उसको मैं कैसे अच्छा बनाऊं। तो ये दोनों को समझ के मुझे उस दिन की परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है जिस दिन मुझे लग रहा है कि लोग भूल गए हैं कि मेरा बम्प है, और मुझे उनको भुलाना है कि ये नहीं है, यू नो फोकस जो मैं बोल रही हूँ उस पे करना है। तो वो एक प्रोसेस में वो एक स्ट्रगल भी थोड़ी होती है कई बार। तो धीरे-धीरे लेकिन लोग ऐसे, आई थिंक सीन बहुत इवॉल्व हो गया है कि ये बेसिक्स हमारे सब सॉर्टेड हो गए हैं। अब हम कोई ऐसे नहीं बोलता है कि लेट्स बी सपोर्टिव, या बट व्हाट आई फील इज़ कि बहुत सारे ऐसे फेजेस रहते हैं, शायद हर प्रोफेशन में ऐसे होते होंगे कि शुरू में देयर इज़ अ डिनायल फेज वेयर यू आर लाइक कि विमेन कॉमिक्स तो कुछ होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकती हैं, और होती भी हैं तो फ़नी नहीं होती हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा एक्सेप्टेंस होता है कि हो सकती हैं, फ़नी भी हो सकती हैं, एंड है ना, थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस पे जाते हो। फिर उसके बाद आप थोड़ा एप्रिशिएट, इनफैक्ट ऑल आर्टिस्ट, फिर आप एप्रिशिएट करने लगते हो कि हाँ, बढ़िया करती है यार, बहुत बढ़िया किया। लेकिन अपना जो भाई है ना, उसने यू नो किया, एप्रिशिएट किया, बट बाकी का डिस्कशन तो हम अपनी भाई की कॉमेडी पे ही करेंगे, है ना? वो एप्रिसिएशन फेज़, एंड द फाइनल फेज़ आई थिंक इज़ द इंस्पिरेशन फेज़, कि not only just we have done all this, and now we are taking inspiration from the female role models, जो आई थिंक इज अ थोड़ा सा फार फेस्ट ड्रीम है। आई फील लाइक एज अ जेंडर ओनली मैन दे टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, दे डोंट टेक मच इंस्पिरेशन फ्रॉम फीमेल रोल मॉडल्स। वाइल ऑन द अदर हैंड हम लोग हर जेंड मुझे लगता है कि विमेन, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है, इमेजिनेशन इतनी बढ़िया है उनकी, कि वो आपकी अगर दूसरा जेंडर है बट आपकी स्ट्रगल को वो थोड़ा तो मैप कर लेते हैं कि चलो इसकी ये स्ट्रगल है, मेरी थोड़ी अलग है, बट चलो अभी के लिए मैं इससे इंस्पायर हो जाती हूँ, है ना? क्योंकि हमें कई बार हमारे पास, हम पहले पायनियर्स होते हैं, रोल मॉडल ही नहीं है कोई, तो हम वेट थोड़ी करते रहेंगे इंस्पिरेशन का। तो हम मेंटली हम लोग ड्रीम भी कर सकते हैं उनकी तरह, इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं दूसरे जेंडर से। तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारी जर्नी हो गई है, बट वो वाला फेज़ में लोग अभी अलग-अलग फेजेस में हैं, डिफरेंट कॉमिक्स। सम पीपल माइट स्टिल डिनाई, ऐसा नहीं है, कुछ अभी भी लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं होती फनी। सम पीपल आर लाइक नहीं, बहुत फनी होती हैं।
बट लेट्स टॉक अबाउट अवर ब्रदर। यानी वो जो फैंडम है, ये जो वो स्टारडम है एक स्टैंड अप कॉमिक का, अ, वो अभी भी मेल्स के लिए ज़्यादा है। फीमेल्स को अभी वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। Good thing is कि females have stardom, females have fandom, and a good thing is that people are looking फीमेल at कॉमिक्स हैव स्टैंड अप। female comics, and they have genuine hardcore followers and audience that is there. But the degree of, you're right, the degree of fandom certainly is different for men and women, and I think that's a thing in entertainment itself कि वो तो थोड़ा है. But I feel as artists, it should not matter to us, and as women, we should not care about it. We should do our work. If it comes, it comes. If people take inspiration, it's okay. If they don't, we still are doing our best work. We are, yeah. लोगों को हँसाना मुश्किल तो है जैसे आपने बताया, लेकिन उस पे कितना काम करना पड़ता है। उस हँसी को जगाने के लिए पीछे कितना कितना हार्ड वर्क होता है। कितने दिन लगते हैं कोई कोई सेट लिखने में? कितने भी लग सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे अगर मैं कोई 5 मिनट का बिट लिख रही हूँ, तो हो सकता है मुझे मैंने पहले 10 दिन में वो बिट लिख दिया, लेकिन कुछ है जो मैं नहीं उसमें मेकआउट कर पा रही हूँ, उसमें मुझे बहुत समय लग गया, तो उसको परफेक्ट करने में मुझे 2-3 महीने लग गए। कई बार ऐसा भी होता है, कोई एक बिट आपको 2 दिन में बन जाता है, कोई एक बिट 5 मिनट का बिट महीने ले लेता है। एंड इवन देन कि कई बार आपको लगा ये तो बन गया, लेकिन फिर भी जब आप उसको काम करते रहते हो, बार बार उसको स्टेज पे लेके जाते रहते हो, तो आप उसके लेयर्स खोलते रहते हो और उस पर और काम करते रहते हो। तो बोलते हैं ना कि जोक इज़ नेवर डन। जब तक हम उसको पुट आउट नहीं करते हैं कहीं बाहर यूट्यूब पे या कहीं पे इंटरनेट पे, तब तक कहीं ना कहीं हम उसको काम करते रहते हैं। एक टैग मिल गया, एक और पॉज मिल गया, एक लाफ मिल गया, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। स्टैंड अप कॉमिक करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में आपको लगता है कोई फ़र्क आया है जो एक पॉज़िटिव फ़र्क है जो पहले नहीं था? मतलब क्या ज़िंदगी बदली है? ज़िंदगी तो डेफिनेटली बदल गई है। आई एम इन अ मच हैप्पियर प्लेस राइट नाउ, और मुझे लगता है कि मैं मतलब शुरू से ही मैं बहुत ही ऐसे आई आई वॉज अ ड्रीमर। मुझे अच्छा लगता था ऐसे सोचते रहना, कुछ कहानियाँ अपने दिमाग में बनाते रहना। बट ये तो कुछ प्रोफेशन तो नहीं बन सकता ना आपको, लेकिन मेरे लिए बन गया है वो। तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात है और कितना बड़ा मेरा प्रिविलेज है कि मैं अपने रूम में बैठ के ऐसे सोच सकती हूँ कि और क्या होगा अगर वो बंदा उससे ये कह दे। हाँ, क्योंकि ये मेरा काम है। क्योंकि ये मेरा काम है और मैं उसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। मैं कुछ टीवी पे देख सकती हूँ, तो मेरी बेटी को लगता है हाँ, मम्मी को तो जोक्स लिखने हैं। तो मैंने उसको समझा रखा है, क्योंकि वो मुझे पूछती है आप इतना टीवी देखती हो, मैं क्यों नहीं देख मैं सकती क्यों हूँ? नहीं देख मैंने बोला मेरा तो काम है, मुझे देखना पड़ेगा। सकती? तो वो बोलती है अच्छा, अच्छा आप इसके बारे में भी जोक लिखोगी क्या? मैंने बोला हाँ, मैं पता नहीं किस चीज़ के बारे में लिख दूँ, बट मेरे को तो उस ज़ोन में रहना है, अपने आप को ओपन रखना है हर एक्सपीरियंस के लिए कि कौन-सी चीज़ कब इंस्पायर कर दे। तो ये एक प्रिविलेज तो है ही, और मैं वो प्रिविलेज एन्जॉय कर रही हूँ कि एंड देयर इज़ द प्रॉमिस आल्सो। तो चलते-चलते कुछ हमारे ऑडियंस के लिए आप अपने स्टाइल में, अपने स्टैंड अप स्टाइल में कुछ कहना चाहेंगी जो आप मैं अपने स्टैंड अप स्टाइल में ये कहना चाहूँगी कि मैं शोज़ करती रहती हूँ, और आप लोग मेरे शोज़ में ज़रूर आइए। टिकट हमेशा बुक माई शो पे रहते हैं। कुछ ऐसा जो आप कर चुकी हैं ऑलरेडी, जो आप 2 लाइन अगर बोलना चाहें तो? ऐसे कर चुकी हैं वाला तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि या बिल्कुल कुछ भी जो आपके माइंड में आए? ऐसे ऋचा थोड़ा मुश्किल है करना, ओके। हाँ। या हम स्टैंड अप के लिए आपको एक नहीं, माइक नहीं, दे नहीं, दें। नहीं, नहीं, अभी डोंट बी दैट रिलेटिव। ठीक है, थैंक यू सो मच रूपाली फॉर थैंक कमिंग यू। ऑन द शो। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, कि आपकी लाइफ जर्नी जानकर, और आई एम श्योर कि आपके शोज़ हाउसफुल रहें आगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं, और थैंक यू। ये कॉन्वर्सेशन भी ऑडियंस एन्जॉय करेगी, मुझे इसका यकीन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।